देखो अब यहाँ से हम बोले थे कि हम लोग को यहाँ तक क्या होगा, अब इसके आगे हम लोग का पॉइंटर का सफर चालू होता है। यहाँ से जितना तुम पॉइंटर को थी में, अब जो भी क्वेश्चन करो, कोशिश करो कि उसको पॉइंटर के थ्रू करने का। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से करना, कोशिश करना पॉइंटर का करने का। और अब अति वो छोड़ दो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो करते थे, तुमको जैसे एरे को अगर हमको प्रिंट करना है तो वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ये करते थे, या नॉर्मल एक जो बिगिनर स्टूडेंट थे, एक मिनट वेट करना। यस, बिगिनर स्टूडेंट थे जैसे अगर एरे की हम बात करें तो एक बिगिनर स्टूडेंट क्या करेगा, को पता है कि एरे को हम प्रिंटिंग ऐसे करते हैं। एरे को हम क्या किए, एआई से प्रिंटिंग किए। तुम लोग बहुत एआई से प्रिंटिंग कर लिए, एआई के थ्रू ऐसे प्रिंटिंग कर लिए करके। अब तुमको क्या करना है यहाँ से, अब हम लोग को यहाँ से करना क्या, अब तुम लोग को एरे, इसी एरे को प्रिंट करना है। तुम लास्ट क्लास भी बताए थे कि एक हम क्या करते हैं, अब इसको कैसे करते हैं, तो पॉइंटर अर्थमेटिक की हेल्प से ये प्रिंटिंग, इस प्रिंटिंग इस हेल्प से। तो ये सब चीज आप ये सब प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन आप बनाओ कोशिश करो पॉइंटर का। और उसके लिए हम दो चीज बताए थे, हमेशा से हम दो चीज बोले थे कि लेके चलना। क्या, एक, अगर ये स्टार पी लेते हैं तो क्या मतलब है, और पी लेते हैं तो क्या मतलब। ये दो अगर तुम पॉइंट समझ गए कि क्या है, कुछ नहीं है पॉइंटर ये। इसी दो पॉइंट को हम हमेशा से जब जब भी पॉइंटर पढ़ाए हमेशा ये समझाएं कि इस स्टार पी का मतलब क्या है और इस पी का मतलब क्या है। अगर कहीं पे स्टार पी लिखा हुआ है या अगर इसी में फिर डबल स्टार पी है तो इसका क्या मतलब है। इस तीनों का बहुत क्लियर पॉइंट बताएं कि अगर स्टार पी का मतलब है तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल पहला, तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है कि अगर स्टार पी लिखा हुआ है तो अगर यहाँ डायरेक्ट पी लिखे हुए हैं तो ये एक मेरा नॉर्मल वेरिएबल हो गया, और स्टार पी लिखे हुए हैं तो ये एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल हो गया कि पॉइंटर वेरिएबल। अब ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, तो ये वेरिएबल अब क्या करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा। किसी, ये अगर पी अगर है, पी अगर है, अगर हम सीधे यहाँ पी को छोड़ो अभी एन अगर एम लिखते हैं, तो अगर इंट एम लिखे तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जो क्या करेगा, कोई एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इंट स्टार पी लिखे तो अब ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या करेगा, किसी दूसरे नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। पहला पॉइंट ये बताए थे। दूसरा पॉइंट था कि अगर हम एक स्टार पी नाम का अगर पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, उस केस में अगर हम डायरेक्ट पी लिखते हैं तो डायरेक्ट पी हमको क्या करेगा, डायरेक्ट पी पे अगर हम कुछ ये हमको एड्रेस प्रिंट करके देगा। मतलब अगर बोले स्टार पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल हम लेते हैं और उस केस में अगर हम पी को प्रिंट कर रहे हैं, हम पी को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो ये पी क्या करेगा, हमको एड्रेस प्रिंट करके देगा। किसका, तो जिसको पॉइंटर एड्रेस कर रहा है, प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ पॉइंटर, कुछ सॉरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा, उस वेरिएबल का एड्रेस को देगा जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा। और ये सब हम क्लियरली करके दिखाए हुए थे, जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले कि जिसको पॉइंटर पॉइंट करेगा उस वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर निकाल कर देगा, जिसको क्या करेगा, हमारा पॉइंटर पॉइंट करेगा। अगर पी हम सीख देते हैं और अगर स्टार पी हम यहाँ लिखते हैं तो ये क्या करेगा, स्टार पी हमारा उस वैल्यू को थी निकाल कर, स्टार पी को अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा जिसको ये पॉइंट कर रहा है। जैसे मान लो स्टार पी हमारा क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है एड्रेस एम का, और एम में क्या स्टोर है हमारा, एम में मान लो 5 स्टोर है। हम एम में क्या किए, 5 स्टोर किए, एम में हम 5 स्टोर किए और हम अपना क्या किए, स्टार पी में एड्रेस ऑफ एम किए। तो अगर हम पी को प्रिंट करेंगे, सिर्फ पी को प्रिंट करेंगे या कहीं पे सिर्फ पी लिखा रहेगा तो वो इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब वो क्या करेगा, इस एम का एड्रेस को कैरी करेगा। इस एम का जो भी एड्रेस होगा, कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, उस मेमोरी लोकेशन को कैरी करेगा। और अगर स्टार पी को हम प्रिंट करेंगे तो ये 5 प्रिंट करके देगा। ये सब हम क्लास में करके दिखाए थे। तो ये ओवरऑल यही दो पॉइंट था, तुमको पॉइंटर में लेके चलना है कभी भी। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन भी बहुत दिए हुए थे इस पे कि एडिशन करने का था। एडिशन करने में क्या था, अब हमको दो पॉइंटर को, दो नंबर को बोलेगा ऐड करने के लिए, दो नंबर को हमको बोलेगा ऐड करने के लिए। हम पहले क्या करते थे, हम पहले जस्ट लेते थे कि एक ए नाम का वेरिएबल लिए, एक बी नाम का वेरिएबल लिए, एक सम नाम का वेरिएबल लिए, ऐसे करके। अब हमको इसी पे वर्क करना है। अब हम क्या करेंगे,
ये तो लेंगे, इसके साथ हम ले लेंगे एक स्टार पी नाम का, स्टार पी में हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर दिए, कॉमा स्टार क्यू लिए, स्टार क्यू में एड्रेस ऑफ बी स्टोर कर दिए। और ये जस्ट अब हम एडिशन क्या किए, पहले हम क्या करते थे, सम इजकल टू ए प्लस बी, सम इजकल, जहां डाउट होगा पूछना, सम इजकल टू ए प्लस बी। सेम काम अब हम क्या करेंगे, सम इजकल टू स्टार पी प्लस स्टार क्यू, ये सम करके दे देगा। हो सकता है यहाँ पे वार्निंग क्या दे देगा तुमको कि आपका अथी सम अथी नहीं है, क्योंकि आप दो पॉइंटर को जोड़ रहे हैं तो ये भी पॉइंटर होना चाहिए, तो उस काम के लिए हो सकता है हम सम को भी पॉइंटर बना दे, और नहीं तो ऐसे करेंगे। तो यही काम था, हम पहले एडिशन डायरेक्ट ऐसे करते थे, अब ऐसे एडिशन कर रहे हैं, तो ये चीज को समझना था। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब हम सब देखो, ये सब सारा डिस्कस किया जा चुका है, तो जो भी अगर अब भी नहीं है तो फिर हमको, अब यहाँ तक होता है कि अब देखो हम पॉइंटर में बोले थे कि पॉइंटर हमको क्या, पॉइंटर के नॉलेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेमोरी को इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, और उसी इफिशिएंटली यूज करने का एक तरीका होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। बोले कि पॉइंटर का अगर हम लोग को नॉलेज रहे तो हम लोग अपनी मेमोरी को इफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने मेमोरी को इजिली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किसी भी मेमोरी लोकेशन पर हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल वेरिएबल लेते थे, तो नॉर्मल वेरिएबल का कोई एड्रेस अपना रहता था, हम उस एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर के हेल्प से वो काम कर सकते। तो फिर आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ऐसा है क्या? तो अभी तक हम लोग जो मेमोरी क्रिएट करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, पहले इनिशियलाइज कर देते थे। अगर हम नॉर्मल एक देखें यहीं पे, तो हम क्या करते थे, इंट ए बी और सम, अगर हमको सम नाम का सम करना है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सम, ये इनिशियलाइज कर देते थे। ये क्या करता था, हमको मेमोरी में क्या करता था, एक इंटीजर टाइप का ए नाम से ब्लॉक बनाता था जिसका 4 बाइट होगा, एक बी नाम से बनाता था 4 बाइट, एक सम नाम से बनाता था इसका भी 4 बाइट। तो ये क्या करता था, 3 ब्लॉक 4-4 बाइट का बना देता था। इसको अगर हम एरे के केस में देखें, नॉर्मल केस को छोड़ करके अगर एरे के केस में देखें, तो एरे में हम लोग क्या करते थे, एक एरे का हम ये करते थे, एरे का मान लो एक एरे लिए, और एरे में हमको 10 एलिमेंट को डालना है, हम ऐसे डाल देते एरे ऑफ 10। तो ये क्या करता था, 10 into 40 बाइट का एक मेमोरी मेरा एलोकेट कर देता था। मेरा मेमोरी में क्या करता था, 40 बाइट का एक ब्लॉक, कंटिन्यूअस ब्लॉक एलोकेट कर देता था। तो ये सब वो था चीज था कि जिसको पहले से हमको बताना पड़ता था। लेकिन अब रियल वर्ल्ड में क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार तुम ऐसा प्रोग्राम लिखोगे और यूजर उतना ही डालेगा। तुम मान लो एक प्रोग्राम लिख करके दे दिए, तुम एक प्रोग्राम लिखे और प्रोग्राम लिख करके तुम दे दिए, या इंडस्ट्री में मान लो जो प्रोग्राम बनता होगा, तो इंडस्ट्री में जो प्रोग्राम बनता होगा, तो वो प्रोग्रामर एक बार जो था, या प्रोग्राम बनाने वाली कंपनी जो है, वो क्या की, एक सॉफ्टवेयर बना करके क्लाइंट को दे दी, क्लाइंट को दे दी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि क्लाइंट को दे दी कि 100 आप 100 डाटा डालेंगे तो क्लाइंट 100 ही डाटा डालेगा। अब 100 डाटा के बाद फिर अगर उसको 101वां डाटा डालना होगा तो वो क्या करेगा? तो फिर आता है कि अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को अपने इच्छा अनुसार या यूजर के इच्छा अनुसार हम उतना साइज दें। मेरा प्रोग्राम में हम इनिशियली कोई साइज डिक्लेयर ना करें, या इनिशियली कोई एक ऐसा हम रैंडमाइज डिफॉल्ट साइज डिक्लेयर कर दे, लेकिन उस साइज को हम लोग क्या कर सके, रन टाइम में बढ़ा सके। कि जैसे मान लो इंट ए नाम का एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक ले लिए, या इंट एरे नाम का हम एक बाय डिफॉल्ट ऐसा एरे1 को एक क्रिएट कर दे। लेकिन अब हमको क्या करें, हम अपना एरे को ऐसा रखें कि इस एरे को हम बढ़ा सके रन टाइम में। यूजर अभी इसमें एक डाटा डाल सकते हैं, लेकिन यूजर चाहे 10 डाटा डालना तो वो भी डाल सके, यानी हम अपने एरे को डायनेमिक बना दे। हम अभी तक एरे को स्टैटिक लेके चलते थे कि 10 एलिमेंट लिए हम 10 ही एलिमेंट उसमें स्टोर कर सकते थे। लेकिन अगर हम अपना एरे को ऐसा बना दे कि उसमें यूजर के हिसाब से थी, हाँ हम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट को एक वैल्यू ले लिए कि ये एक एलिमेंट का एरे है, लेकिन हम उसको बढ़ा सके, तो कैसे बढ़ाएंगे? तो उसी प्रोसेस के लिए होता है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्या है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? इज द प्रोसेस ऑफ डायनेमिकली एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम। हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, रन टाइम में अपने मेमोरी प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करते हैं। दूसरा बोला इट इज यूज्ड टू डायनेमिकली डिसाइड द साइज ऑफ एरे। अभी बताए थे कि इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एरे का साइज हम डायनेमिकली डिसाइड कर सकते हैं।
हम अपने एरे का साइज डायनेमिकली डिसाइड कर सकते हैं उसमें कितना क्या है। तीसरा बोला कि 4 functions are used for dynamic allocation and deallocation of memory। अब कहा कि ये होगा कैसे। पहला तो हुआ कि हम लोग जान गए कि डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन क्या है। कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है कि हम लोग जो अभी तक अपना प्रोग्राम को मेमोरी पहले से एलोकेट कर देते थे कंपाइल करने से पहले प्रोग्राम को लिखने के समय में, अब हम लोग को वो करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को अपना करने का जरूरत नहीं है। यूजर जब प्रोग्राम को रन करेगा, यूजर बताएगा कि हमको 5 इनपुट करना है, तो उस हिसाब से वो मेमोरी एलोकेट होगा। यूजर बताएगा 10 करना है तो 10 होगा। अभी एक प्रॉब्लम और क्या आता था कि अगर मान लो हम एरे हम एक ले लिए, 1000 नहीं, बहुत बड़ा हमको एरे लेना है हमको, तो हम 1000 एलिमेंट का एरे ले लेते थे। 1000 एलिमेंट का एरे तो ले लिए, लेकिन अगर उसमें हम 100 एलिमेंट ही स्टोर कर रहे हैं तो बाकी 900 ब्लॉक्स तो खाली है। 900 ब्लॉक्स में कोई डाटा नहीं है, डाटा तो नहीं है लेकिन वो स्पेस तो ले रहा है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, यस क्लियर हो रहा है कि क्या, कि अभी क्या होता था हमारे साथ, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग मान लो एक एरे को ले लिए, ये जैसे 10 एलिमेंट का एक एरे लिए, 10 एलिमेंट का एरे तो ले लेते थे, लेकिन अगर इसमें हम 5 ही एलिमेंट स्टोर किए तो 5 ब्लॉक तो मेरा खाली है। 5 ब्लॉक खाली है, 5 ब्लॉक में कोई डाटा नहीं है, लेकिन वो स्पेस तो ले रहा है, वो मेमोरी का कुछ स्पेस ले रहा है, तो वो स्पेस तो बेकार जा रहा है, बेकार में मेरा मेमोरी का कुछ स्पेस ले रहा है। इससे बेटर अगर हम ऐसा कर दे कि हमको अगर 5 ही एलिमेंट को स्टोर करना है तो हम 5 ही एलिमेंट का मेमोरी क्रिएट करें। फिर अगर हमको 5 के बाद छठा स्टोर करना होगा, हम फिर छठा क्रिएट कर लेंगे रन टाइम में, रन टाइम के समय में हम क्रिएट कर लेंगे ये, तो 5 ही एलिमेंट का, तो इससे हमारा मेमोरी भी बचेगा। तो ये भी काम हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए होता है बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। इसके लिए जो काम करने के लिए हमको क्या होता है, 4 फंक्शन होता है, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। ये चारों देखो फंक्शंस है, क्योंकि इसका देखना ब्रैकेट है। किसी भी अगर ऐसे वर्ड लिखा रहे और वर्ड के बाद ये पैरेंथेसिस लगा रहे तो वो समझ लेना फंक्शन है। प्रोग्रामिंग में कहीं भी अगर कुछ पढ़ रहे हो और वहां पे अगर ऐसे तुमको लिखा हुआ रहे, कोई वर्ड लिखा हुआ है और वर्ड के बाद अगर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो समझ लेना फंक्शन है। तो ये 4 फंक्शन है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। अब ये चारों फंक्शन को हमको क्या होता है, जैसे अभी तक हम printf और scanf को यूज करने के लिए हमको स्टीरियो को डिक्लेयर करना पड़ता था, है जी। वैसे ही ये चारों क्या होते हैं, stdlib.h नाम के एक लाइब्रेरी हेडर फाइल है, उसमें ये लोग डिफाइन होते हैं। तो अगर हमको इस चारों में से किसी भी फंक्शन को यूज करना है तो हमको ये लिखना पड़ता है stdlib.h। उसके बाद होता है कि अब ये सब है क्या, ये सब है क्या, तो कह रहा है कि अब ये 4 फंक्शन में मैलॉक और कैलॉक जो होता है, इसका काम होता है इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। हमारा ये 4 फंक्शन में जो पहला 2 फंक्शन है मैलॉक और कैलॉक फंक्शन, ये दो क्या करता है, हमारा मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करवाता है। ये दोनों फंक्शन हमारा मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करवाता है। तीसरा फंक्शन जो है रीअलॉक, इसका क्या काम, देख ही रहे हो, रीअलॉक मतलब रीएलोकेशन। ये क्या करता है कि अब मान लो मेमोरी हम एलोकेट तो करवा दिए रन टाइम में, लेकिन अगर हमको बाद में उसको बढ़ाना है, एक बार हम रन किए प्रोग्राम, 5 मेमोरी हमको था कि नहीं, हमको 5 डाटा स्टोर करना है, हम 5 डाटा का मेमोरी हम एलोकेट करवा दिए, एलोकेट करें। अब हमको हुआ कि नहीं, बाद में मूड किया कि नहीं हमको 5 नहीं 6 डाटा को स्टोर करना है, तो हम तो एलोकेट करवाए हैं मेमोरी 5 ही डाटा का, हम तो मेमोरी 5 ही डाटा का एलोकेट करवाए, तो छठा डाटा तो स्टोर नहीं होगा, तो हम फिर वो कैसे स्टोर करेंगे, वो हम कैसे स्टोर करेंगे, तो उस काम के लिए हमको, एक मिनट रुकना। तो वो छठा मेमोरी हमको, हम लोग अभी तो रन टाइम में एक बार रन कर दिए, रन करके हम लोग मेमोरी लोकेट करवा दिए 5 एलिमेंट का, लेकिन हमको बाद में माइंड चेंज किया कि नहीं हमको 5 से 6 करना है, 5 से 6 करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, तो फिर हमको उस तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना जो हम मेमोरी एलोकेट करवाए थे उसको हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा।
एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम वो एक्सटेंड करने का काम हमारा करता है रियलॉग फंक्शन। और चौथा फंक्शन होता है हमारा फ्री। ये क्या होता है, तो हम लोग जो मेमोरी अपना एलोकेट करवाते हैं वो मेमोरी मेरे प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद फ्री नहीं होता है। अभी तक जो हम लोग मेमोरी एलोकेट करवाते थे तो वो क्या होता था, हम लोग प्रोग्राम कर लेते थे, अपने प्रोग्राम को बंद कर देते थे, तो उसके बाद मेमोरी वो फ्री हो जाता था। लेकिन यहाँ जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मेमोरी एलोकेट होता है वो हमारा फ्री नहीं होता है, अपने आप ऑटोमेटिक फ्री नहीं होता है, उसको हमको फ्री करना पड़ता है। तो वो फ्री करने के लिए हमारा क्या होता है, चौथा फंक्शन होता है फ्री फंक्शन। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ ये चारों फंक्शन का? अभी और डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट हम एक ओवरव्यू देखे थे कि हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू देखे थे। अब एक चीज और हमारा यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक चीज और तुमको जानना, एक हमारा ये होता है साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ फंक्शन होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, हमको एक और जानना है साइज ऑफ फंक्शन। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यूज टू गेट द साइज ऑफ डाटा टाइप मेंशन इन द पैरेंथेसिस। इसका देखो सिंटैक्स क्या है कि साइज ऑफ, और ब्रैकेट में इसके हम क्या दे रहे हैं, एज ए आर्गुमेंट जो भी डाटा टाइप हमको का साइज जानना है वो हमको देंगे। ये उसका साइज बता देगा कि उसका कितना साइज होता है। जिस डाटा टाइप का हमको साइज जानना है उसके लिए हम जस्ट साइज ऑफ लिखे और ब्रैकेट के अंदर में हम उसका लिख दे, जो भी हम बता देते वो बता देगा। देखो अभी हम देखते हैं इसको। ओके देखो ये वाइड मेन, मेन के अंदर देखो हम क्या किए, जस्ट हम कुछ नहीं लिख रहे, printf साइज ऑफ इंट। हमारा पता है कि इंट एक डाटा टाइप होता है, इंट डाटा टाइप का हम साइज चेक कर रहे हैं, हम लोग इंट डाटा टाइप का हम लोग साइज चेक कर रहे हैं। जस्ट क्या किए, साइज ऑफ इंट डाटा टाइप कॉलन %b, और यहां लगाए देखो साइज ऑफ, और ये ब्रैकेट में हम लोग इंट दे दिए। हम लोग क्या किए, हमको साइज इंटीजर डाटा टाइप जो हम लोग अभी यूज करते थे, तो हम लोग पढ़ते थे कि इंटीजर डाटा टाइप का क्या होता है, 32 बिट पे 2 बाइट होता है और 64 पे 4 बाइट होता है। लेकिन हम लोग को ये अभी तक पता नहीं था कि हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि नहीं। उसको चेक करने के लिए ये एक फंक्शन होता है साइज ऑफ, स्मॉल एस, सारा कुछ स्मॉल में है साइज ऑफ, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस डेटा टाइप का हमको साइज चाहिए वो बताते हैं। देखो इसको हम कंपाइल किए और रन कर रहे हैं, देखो क्या दिया, दिया साइज ऑफ इंट 4, दिख रहा है? यस सर। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा यानी 64 बिट का कंपाइलर है, तो हमारा साइज ऑफ इंट दे दिया ये 4। ऐसे तुम्हारा देखो और देखते हैं दूसरे डेटा टाइप का। देखो ये हम हमारा कैर का हमको पता है कि 1 बाइट होता है, चलो हम कैर का देखते हैं कि क्या होता है, साइज ऑफ कैर डाटा टाइप। साइज ऑफ कैर डाटा टाइप क्या होता है, हम इसको सेव किए और देखो कंपाइल किए, ये हो गया हमारा। देखो साइज ऑफ कैर दे दिया 1 बाइट, 1 ये दे दिया। अगर उसको और बेटर समझना है यहाँ पे /n लगा दो, /n लगा दो, देखो ये दिया साइज ऑफ इंट हमारा 4 है और साइज ऑफ कैर 1 है। तो यानी हम किसी का भी ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे ही तुमको और किसी का चेक करना है तो जस्ट ऐसे लगा दो साइज ऑफ फ्लोट का। हम चलो चेक करते हैं फ्लोट का कितना होता है हमारा, फ्लोट का देखो हमारा साइज फ्लोट का भी हमको पता है 4 होता है, फ्लोट का भी हमारा 4 होता है। फ्लोट डबल हमको पता है, डबल का एक डबल होता है, डबल का देखो हमको कितना होता है, देखो डबल का 8 होता है। तो ये सारा देख रहे हैं, जो भी हम डाटा टाइप हमको चेक करना है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर लगा रहे हैं और इसके ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर में उस डेटा टाइप का हम नाम दे दे रहे हैं, तो ये उसका साइज ऑफ निकाल के दे देता है। क्लियर है ये? यस सर। ये
ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग जो यूज करेंगे तो इसका यूज होता है इस कारण। तो ये ओवरऑल था। अब चलो हम लोग अगला देखते हैं मैलॉक फंक्शन को। मैलॉक फंक्शन क्या है? कोई नहीं, ये चलो कुछ नहीं, ये हम नहीं है, हम आगे। इसका देखो फुल फॉर्म होता है हमारा मैलॉक का मेमोरी एलोकेशन। हमारा मैलॉक पहला जो फंक्शन था मैलॉक फंक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन। अब ये क्या करता है, ये हमारा मेमोरी, जब भी हम मैलॉक फंक्शन का यूज करते हैं तो अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये एक मेमोरी तुमको एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी इनिशियलाइज करेगा और उसको साथ ही साथ करेगा, क्या करेगा मैलॉक हमारा, उसको अनइनिशियलाइज छोड़ देगा। एलोकेट तो कर देगा मेमोरी लेकिन उसको अनइनिशियलाइज छोड़ देगा। यानी अगर उसका तुम प्रिंट करने जाओगे वैल्यू तो तुमको या तो गार्बेज वैल्यू देगा या एरर देगा। यही काम तुमको कैलॉक में होता है। अंतर कैलॉक का क्या होता है, कैलॉक का मतलब हमको होता है कंटिन्यूअस एलोकेशन। ये भी तुमको मेमोरी एलोकेट करवाता है लेकिन ये क्या करेगा, एलोकेशन के साथ साथ हर एक ब्लॉक को 0 से इनिशियलाइज कर देता है। तो अगर इस केस में तुम अगर प्रिंट करोगे, अगर कैलॉक के थ्रू तुम कोई मेमोरी एलोकेट करवाए और उसका वैल्यू तुम प्रिंट करोगे तो तुमको 0 निकाल के देगा। और मैलॉक के थ्रू अगर कोई मेमोरी एलोकेट करवाए और उसको अगर प्रिंट करवाओगे तो या तो तुमको वो गार्बेज वैल्यू देगा या एरर देगा। तो यही अंतर, इतना ही अंतर है, मेमोरी एलोकेशन दोनों करवाता है। लेकिन एक अंतर यही है सबसे बड़ा अंतर कि इसमें क्या करता है, तो अब बोलेगा कि यूज कहाँ करेंगे, मैलॉक और कैलॉक का यूज कब करेंगे। तो अगर मान लो तुमको जैसे एक एरे का हम लेते हैं कि हमको एक एरे को, एरे का हम क्या करना है, हम 10 एलिमेंट का एक एरे स्टोर कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमको था कि हम 10 को अभी हम 10 ले लिए, इसमें अभी हम 5 ही डाटा दिए और 5 डाटा बोले हम बाद में देंगे। हम ले तो लिए हैं 10 लेकिन हम 5 ही डाटा दिए, 5 को बोले बाद में देंगे। तो अगर तुमको ऐसा थी केस है कि जहां पे तुमको मेमोरी एलोकेट करवाना है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेमोरी, लेकिन हर एक मेमोरी को तुमको अभी फिल नहीं करना है, उसको बाद में फिल करना है, तो उस केस में तुम कैलॉक यूज करोगे। क्योंकि तुमको पता है कि ये बेटर है कि अगर हम किसी मेमोरी में अगर अब किसी अगर वेरिएबल को अगर अभी उसमें कोई डाटा स्टोर नहीं कर रहा तो उसमें हम 0 स्टोर कर दें, क्योंकि गार्बेज वैल्यू से अच्छा है कि वो हम उस पर कुछ 0 स्टोर कर दें। तो वो चीज है। और नहीं हमारा अगर हमको सारा को ये कर देना है तो मैलॉक हम करेंगे, क्योंकि मैलॉक क्या होता है बाय डिफॉल्ट थोड़ा फास्ट होता है। हमारा मैलॉक ज्यादा फास्टली वर्क करता है कैलॉक के। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब इसका होता है कि अब आएगा कि सर इसका सिंटैक्स क्या होता है कि हम कैसे मेमोरी एलोकेट करवाएंगे इसके थ्रू। तो इसका देखो सिंटैक्स एक्चुअली क्या होता है मैलॉक का। मैलॉक का हमको क्या होता है, पहले तो इसमें होता है कि हमको एक क्या करना पड़ता है, पॉइंटर बताना पड़ता है। क्योंकि हमको पता है कि हम मेमोरी एलोकेशन तो कहीं पे करवाएंगे। जैसे हम पहले क्या करते थे, एक इंट हमको वैल्यू स्टोर करना रहता था, तो इंट भी इज इक्वल टू 5 ये मान लो, तो हम क्या करते थे, एक भी नाम का कोई वेरिएबल लेते थे जिसमें हम अपना वैल्यू स्टोर करते थे। ऐसे ही हमको अगर मेमोरी एलोकेट करवाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ एक हमको पॉइंटर लेना पड़ता है। वो पॉइंटर क्या करेगा, हमारा जो भी मेमोरी एलोकेट होगा उसको पॉइंट करेगा। एक हमको पॉइंटर लेना पड़ता है जो हमको क्या करेगा, जो भी मेमोरी हमारा एलोकेट होगा उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जस्ट मान लो जैसे हम स्टार पी नाम का पॉइंटर लिए, स्टार पी नाम का पॉइंटर लिए। अब हम इसमें क्या किए, पी इजकल टू, उसके बाद हमको क्या होता है, फर्स्ट हमको बताना पड़ता है कि जो मेरा मेमोरी एलोकेट होगा वो किस टाइप का मेमोरी होगा। जो हम ब्लॉक एलोकेट करवा रहे हैं डायनेमिकली, वो ब्लॉक में हम किस टाइप का डाटा स्टोर करेंगे या वो किस टाइप का होना चाहिए। जैसे हम लोग पहले वेरिएबल क्रिएट करते थे तो वेरिएबल को हमको पहले हम डाटा टाइप लिख करके बताते थे ना कि हमको किस टाइप का ये डाटा है, डाटा वेरिएबल है। तो ऐसे ही जो हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे डायनेमिकली तो हमको बताना पड़ता है कि किस टाइप का ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे कह सकते हो तुम्हारा रिटर्न डेटा टाइप, कि तुम्हारा ये फंक्शन किस टाइप का डेटा टाइप ब्लॉक रिटर्न करेगा। रिटर्न डेटा या डेटा टाइप सीधे लिखो, डेटा टाइप। डेटा टाइप हम लिखे कि हमको जिस डेटा टाइप का हमको ब्लॉक चाहिए वो डेटा टाइप यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैलॉक लिखते हैं, मैलॉक फंक्शन। और इस मैलॉक फंक्शन के मैलॉक फंक्शन लिखे और इस मैलॉक फंक्शन का हम पैरामीटर क्या देते हैं, पैरामीटर हमको देना पड़ता है यही साइज ऑफ, और जिस टाइप का तुमको क्रिएट करना है वो। तुमको अगर इंटीजर टाइप का चाह रहे हो कि तुम इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्रिएट करना है तो साइज ऑफ इंट,
तो ये क्या करेगा तुम्हारा, इस केस में मैलॉक फंक्शन तुम्हारा क्या करेगा, एक इंटीजर टाइप का एक सिंगल इंटीजर टाइप का तुम्हारा 4 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा, हमारे लिए डायनेमिकली क्रिएट करेगा रन टाइम में। ये पहले से हम क्रिएटेड नहीं रहेगा ऐसा कुछ, हम जस्ट एक पॉइंटर ले रहे हैं, एक हम जस्ट पी नाम का पॉइंटर लिए, इस पॉइंटर को हम ये डाटा मैलॉक फंक्शन के थ्रू इस पॉइंटर को क्या किए में हम एक मेमोरी एलोकेट करवाए और उसका एड्रेस को हम पी में स्टोर कर दिए, एक इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेट करवाए, ब्लॉक एलोकेट करवाए और इस उसमें हम क्या करते, उसका एड्रेस को हम पी में स्टोर कर दिए। क्लियर है ये? तो इसका यही होता है कि तुमको पहले बताओ डाटा टाइप की किस टाइप का तुमको होती होगा, कि तुमको किस टाइप का ब्लॉक चाहिए, फिर मैलॉक और साइज ऑफ जिस अथी डाटा टाइप तुम्हारा ये हुआ। तो ये क्या करेगा, सिंगल। अब नहीं चाह रहे हो कि तुमको मल्टीपल हमको क्रिएट करना है, नहीं जैसे एरे के केस में, ये एरे के केस में तुम तो सिंगल डेटा स्टोर नहीं करोगे, तो तुम चाह रहे हो कि हमको 10 डेटा स्टोर करना है, 10 वैल्यू स्टोर करना है, तो हमको 10 वैल्यू के लिए 10 ब्लॉक चाहिए, 10 इंटीजर टाइप का हमको ब्लॉक चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, इसके पीछे लगा सकते हो एन इंटू साइज ऑफ ये। तो अब ये क्या करेगा, तुम जितना भी एन का साइज बताओ उतना इंटू साइज ऑफ इट, उतना ब्लॉक तुम्हारे लिए क्रिएट कर देगा। क्लियर हुआ ये? अभी ये हुआ क्लियर? ओके तो अब ये तो हो गया कि हमको मेमोरी एलोकेट कर देगा, लेकिन हम ये चेक कैसे करेंगे कि ये मेमोरी एलोकेट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फंक्शन नहीं मेमोरी, जैसे मान लो मेरा मेमोरी फुल रहेगा, जहां से ये मेमोरी तुम्हारा मेमोरी फ्री रहेगा तब तो ये तुमको मेमोरी एलोकेट करेगा। तुम्हारा मान लो तुम्हारे सिस्टम में मेमोरी ही नहीं रहेगा तो ये एलोकेट क्या करेगा? तुम्हारा पूरा हार्ड डिस्क फुल है, या तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है आगे पढ़ोगे स्टैक होता है, जैसे प्रोग्रामिंग का 2 एरिया, जो हम प्रोग्रामिंग में वर्क करते हैं तो हम लोग 2 एरिया में वर्क करते हैं, स्टैक और हीप। ये होता है तुम्हारे थी में एक मेमोरी में ब्लॉक होता है स्टैक और हीप, तो यहीं से तुम्हारा मेमोरी एलोकेट होता है। जब तुम नॉर्मल वेरिएबल एलोकेट करवाते थे इंट एम, तो वो स्टैक का एक पार्ट, स्टैक से उतना मेमोरी तुमको एलोकेट कर देता था, और अभी क्या होगा, हीप से एलोकेट होता है। तो ये अगर तुम्हारा स्टैक ही फुल रहेगा, और यही स्टैक बताते थे कि जब तुम इनफाइनाइट लूप कभी चल जाता था तुम्हारा, देखते होगे इनफाइनाइट लूप चलता था लेकिन एक सर्टेन पीरियड पे जाकर क्या होता था, वो रुक जाता था। ऐसा देखे हो कि अगर मान लो गलती से तुम्हारा इनफाइनाइट लूप चल जाता था, तो इनफाइनाइट लूप एक सर्टेन कंडीशन पे जाकर के रुक जाता था, उसके बाद वो ऐसा नहीं था कि तुम 4 साल तक तुम छोड़ दिए उसको तो इनफाइनाइट चल ही रहा है। इनफाइनाइट का मतलब तो यही होना चाहिए था कि अगर हम उसको छोड़ दे 1 महीना 1 साल भी छोड़ दे तो वो लूप चल दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट चलता था, लेकिन बाद में जाकर एक जगह रुक जाता था। क्यों वही काम होता था कि स्टैक जब फुल हो जाता था तो अब तो उसको प्लेस है नहीं कि रन करेगा। रन करने के लिए तुमको प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। हमारा एप्लीकेशन को रन करने के लिए रैम चाहिए। देखते हो रैम तुम्हारा फुल अगर हो जाता है तो एप्लीकेशन काम करना बंद कर देता है, तो वो रैम चाहिए, तो वो रैम रहेगा ही नहीं तो कहाँ रन करेगा। तो दैट इज द पॉइंट है। तो फिर ये कैसे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये मेमोरी एलोकेट हुआ कि नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। तो होता क्या है, ये जो तुम पॉइंटर थे, ये जो तुम पी नाम का पॉइंटर, मैलॉक एक्चुअली क्या करता है, अगर तुम्हारा मेमोरी एलोकेट हो गया तो तुम्हारे मेमोरी का जो तुम्हारा अगर मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो गया तो मेमोरी का जो बिगिनिंग स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो एड्रेस पी में ला करके स्टोर कर देगा, और अगर नहीं एलोकेट हुआ तो ये क्या करेगा, नल रिटर्न कर देगा। बोले कि अगर ये तुम्हारा ये मैलॉक के थ्रू मान लो एक हम ब्लॉक क्रिएट किए, जैसे मान लो एक हम ये इंटीजर टाइप का ब्लॉक क्रिएट किए, ये इंटीजर टाइप का ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक क्रिएट हो गया तो इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस होगा जैसे 1000, ऐसा एड्रेस होता नहीं है लेकिन हम लेके चलते हैं कि 1000 इसका एड्रेस होगा, इसका 1000 एड्रेस होगा। तो ये 1000 क्या करेगा, पी में आकर स्टोर कर देगा, मैलॉक इसको पी में ला करके स्टोर कर देगा। अगर हमारा मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट हो गया तो ये जो इस ब्लॉक का एड्रेस है 1000, ये 1000 को पी में ला करके स्टोर कर देगा। और अगर ये मेमोरी नहीं एलोकेट हुआ तो हमको क्या करेगा, ये नल रिटर्न कर देगा, NUNN नल, नल रिटर्न कर देगा। तो हम इसी नल के हेल्प से चेक करते हैं कि हमारा क्या मेमोरी एलोकेट हुआ या नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं, जब ये काम कर लेते हैं मेमोरी एलोकेशन का वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन चेक करते हैं।
क्या कंडीशन चेक करते हैं, देखो दिखाते हैं। हम लोग एक कंडीशन चेक करते हैं कि अगर इफ p इज इक्वल टू नल, अगर p में नल है वैल्यू, p के अंदर वैल्यू नल है मेरा स्टोर, तो आप मैसेज क्या दे दीजिए, printf memory cannot be allocated, मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड। यानी अगर हमारा ये मेमोरी एलोकेट तो हम करवाए, लेकिन अगर p में नल है मेरा, तो आप दे दीजिए मैसेज ये कि मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड, और नहीं तो मैसेज दे दीजिए कि else printf memory successfully allocated। ये चीज हम करते हैं। अब देखो इसको तुमको लगेगा कि सर यहाँ तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेंट बता रहे हैं, तो इस सारे पार्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इस सारे पार्ट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये मेरा कंपाइलर है, इस कंपाइलर में हम एक नया फाइल खोले, इसमें हम सारा पेस्ट किए। अब हमको पता है कि ये तो हमको मेन के अंदर रहेगा, तो हम यहाँ पे अभी बताए थे कि हमको पहला तो हैज इंक्लूड स्टूडियो तो हमको लिखना है ही, हैज इंक्लूड स्टूडियो, क्योंकि मेरा प्रिंटफ के लिए। लेकिन हम यहाँ पे मैलॉक फंक्शन यूज करें, इस मैलॉक फंक्शन को हमको देने के लिए हमको एक और हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड stdlib.h। पहले हम स्टूडियो यूज करते थे, लेकिन अब जो ये मैलॉक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इस मैलॉक फंक्शन को हमको रेफरेंस देने के लिए हमको stdlib को यूज करना पड़ेगा, stdlib को भी हमको यूज करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, void main, अब मेन के अंदर हम कर्ली ब्रैसेस ये किए, ये दिए, और हमारा देखो ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट है एक तुम्हारे में। अच्छा एक ये एल्स का भी कर्ली ब्रैसेस था, एल्स का कर्ली ब्रैसेस यहाँ गया। देखो ये हुआ, ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम। डाटा टाइप को हम लोग चेंज करके, ये जो यहाँ डाटा टाइप लिखे थे, हमको इंटीजर टाइप का ब्लॉक चाहिए, तो हम यहाँ पे इसमें रिटर्न टाइप कि ये मैलॉक हमको एक इंटीजर रिटर्न करे। हमको पता था कि फंक्शन के पहले हमको बताना पड़ता था रिटर्न टाइप, तो सेम मुझे यहाँ भी बताना पड़ता है कि मैलॉक किस टाइप का ब्लॉक रिटर्न करेगा। और यहाँ तो हम साइज ऑफ यूज करते थे कि जो ब्लॉक रिटर्न करेगा उसका साइज क्या होगा। इस साइज ऑफ के थ्रू हम लोग बताते थे कि आपको इतना साइज का एक ब्लॉक आपको रिटर्न करना है। साइज ऑफ इंट दिए, यानी आपको 4 बाइट का एक ब्लॉक रिटर्न करना है। और किस टाइप का ब्लॉक रिटर्न करना है, इंट टाइप का। यानी मैलॉक फंक्शन को हम इंस्ट्रक्शन दिए, इस लाइन के थ्रू मैलॉक फंक्शन को हम इंस्ट्रक्शन दिए कि आप क्या करिए, मेरे लिए एक 4 बाइट का इंटीजर टाइप का आप ब्लॉक एक क्रिएट कर दीजिए, जहां पे हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर सके। देखो इसको सेव किए, वेट एक मिनट। देखो इसको हम dma.c से सेव कर रहे हैं, सेव हुआ। देखो कंपाइल कर रहे हैं इसको, क्या एरर आया, void main expected। सर void में पैरेंथेसिस लगेगा ना वो। अच्छा हाँ सही है। देखो इसलिए एरर आ गया मैंने। ओके अब क्या एरर आया, कास्ट मेक इंटीजर फ्रॉम इफ p is equal to वेट एक्सपेक्टेड। अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन बंद नहीं किया, इफ का स्टार्ट किए लेकिन सेमीकोलन बंद नहीं किया। ओके अभी क्या आ रहा है 5 लाइन में चौथे पे, ओके एक्चुअली यहाँ देखो ये क्या इंट स्टार किए, क्योंकि ये क्या करेगा, हमको पता है कि हम ये ब्लॉक जो रिटर्न करेगा तो इंटीजर एक नहीं, नॉर्मल इंटीजर नहीं, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर
रिटर्न करेगा, इंटीजर पॉइंटर को रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा p क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है, इसलिए इंट स्टार दे रहे हैं। हम बोले ना कि यहाँ से हम लोग का पॉइंटर का खूब यूज होगा, जितना तुम्हारा पॉइंटर का अच्छा पकड़ होगा उतना तुम यहाँ समझोगे, और जितना तुम्हारा पॉइंटर क्लियर नहीं होगा उतना यहाँ से प्रॉब्लम होगा। देखो कंपाइल किए, रन किए, क्या दे दिया, मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड दिया, मेमोरी सक्सेसफुली Yes. एलोकेटेड। हम कंडीशन क्या लगाए थे, अब तुमको पता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ होगा तभी ये रन किया होगा, एक तो पहले ये कंडीशन चेक हुआ होगा और ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी पी में अभी नल नहीं है, पी में अगर नल नहीं है इसलिए तब मेमोरी एलोकेट हो गया, और पी में नल रहता तो मेमोरी हमारा मैसेज देता नहीं। तो इससे क्या हो गया, हमारा पता, हम चेक कर लिए कि हम अपना मेमोरी एलोकेट करवाए, और साथ ही साथ हमको पता है कि मैलॉक फंक्शन जब सक्सेसफुल होता है तो एक ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक हमको रिटर्न कर देता है, जो जितना हम स्पेसिफाइड बताएं वो, और नहीं फेल करता है तो नल रिटर्न कर देता है। मैलॉक भी कैलॉक भी दोनों काम यही करता है, ये रिटर्न कर देता है। तो हमको ये पता चल गया, इससे हम लोग कंडीशन चेक कर लिए। क्लियर है ये? सर ये वाला प्रिंटर में मेमोरी क्या एलोकेटेड। क्या कहे कुछ पता नहीं, रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि मैं इसको हमारे एलोकेट तो ये कर रहा है डायनेमिकली, लेकिन हमारे एलोकेशन का कुछ तो लिमिटेशन है ना, कि हमारा कंप्यूटर तो कोई ये नहीं है कि अनलिमिटेड उसके पास स्टोरेज है, एक फिक्स स्टोरेज है, और अगर सारा स्टोरेज हमारे इसी प्रोग्राम को दे देगा तो फिर दूसरा ऐप कहाँ रन करेगा, दूसरा ये कहाँ रन करेगा, ये सब। तो फिर उसके लिए ही तो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो वहां होता है, पढ़ोगे मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हाँ इस प्रोग्राम को, या हमारे ये जो कंपाइलर रन कर रहा है, या ये सी का प्रोग्राम जो रन कर रहा है, इस सी के प्रोग्राम को कितना मेमोरी देना है, इसको 1 GB देना है कि इसको 2 GB देना है कि 20 GB देना है, ये हमारा मेमोरी मैनेजर डिसाइड करता है। तो मेमोरी मैनेजर डिसाइड करके बता दिया, लेकिन हमको तो पता नहीं है, या यूजर को पता तो नहीं है कि कितना वो डिसाइड किया है, तो फिर वो कैसे करेंगे। तो हम एक रेंडमाइज ये किए लॉजिक क्रिएट, कि अगर हम दे दिए डाटा और ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा इतना एलोकेट हो जा रहा है तो आप लिख दीजिए मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड, और नहीं तो नॉट एलोकेटेड। नहीं एलोकेट होगा इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इतना मेमोरी हमको यूजर नहीं, इतना मेमोरी हमको मेमोरी मैनेजमेंट नहीं दे सकता, हमको इसका इतना मेमोरी नहीं दे सकता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये चीज था कि हम जब अगर ये तो जस्ट एक कंडीशन चेक करने के लिए, एक्चुअली एक सेफ्टी के लिए है कि आप मान लो मेरा मेमोरी एलोकेट ही नहीं होगा और हम डेटा स्टोर कर रहे हैं अपना, तो मेमोरी ही नहीं रहेगा तो डेटा कहाँ स्टोर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी यदि ऑपरेशन करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, तो हम अपना एलोकेशन करवाने के बाद आगे का कुछ भी ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के थ्रू चेक कर लेते हैं कि हमको मेमोरी एलोकेट हो रहा है कि नहीं। तो ये था। अब बोले कि अगर सिंगल ब्लॉक हमको क्रिएट करना है तो ये हमको, और नहीं हमको मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट करना है तो n ये भी करता है, और नहीं मल्टीपल ब्लॉक के लिए हमारा दूसरा फंक्शन मैलॉक होता है, मैलॉक कैलॉक होता है, सॉरी। अगर सिंगल ब्लॉक एलोकेट करवाना है मैलॉक यूज करो, अगर तुमको मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट करवाना है कैलॉक यूज करो। कैलॉक फंक्शन कुछ नहीं है, सारा कुछ यही है, जो सिंटेक्स इसका था सेम सिंटेक्स यही है, सिर्फ यहाँ कैलॉक डाले, सिंटेक्स क्या चेंज होगा यहाँ पे ये बताना पड़ता है। सर अगर मल्टीपल, हाँ तो मैलॉक के थ्रू भी कर सकते हैं हम, मैलॉक के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। मैलॉक के थ्रू हम क्या करते थे, हमको अगर मल्टीपल सिंगल ब्लॉक को क्रिएट करना है तो ये हो गया, सिंगल ब्लॉक को हमको क्रिएट करना है तो ये हो गया कि हमको जो भी लेके इंट स्टार मैलॉक साइज ऑफ इंट, ये हो गया। नहीं अगर हमको मैलॉक के थ्रू मल्टीपल ब्लॉक क्रिएट करना है एन इनटू ये दे दो। अब एन का तुम क्या करो, जैसे तुम एरे का साइज पूछते थे यूजर से मैसेज दे करके, एरे का साइज पूछते थे कि यूजर से आप बताइए इंटर साइज ऑफ एरे, यूजर बताता था, तुम उसको एन में स्टोर कर लेते थे और उतने बार लूप चला करके तुम यूजर से उतना नंबर इनपुट ले लेते थे। वैसे ही क्या करो एलोकेट, बोलो। सर अगर मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट करेंगे तो उसमें मतलब स्टोर तो एक ही में होगा ना?
नहीं नहीं, सब स्टोर में सब होगा में तो होगा, कैसे सब में होगा? स्टोर, सब में स्टोर होगा। मल्टीपल ब्लॉक फिर क्रिएट करोगे तो फिर स्टोर करने वो होता है क्या, एरे बन जाता है। तो चूंकि ये पॉइंटर क्या कर रहा है, ये पॉइंटर अभी तो इसलिए तो पॉइंटर ले रहे हैं, अगर क्योंकि हम मल्टीपल ब्लॉक के साथ वर्क कर सके इसलिए तो हम पॉइंटर ले रहे हैं। तो फिर हमको अगर मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट करवा दिए और अगर उसमें हमको स्टोर करना है तो फिर हम एरे का जो हम पढ़े थे पॉइंटर के थ्रू हम लोग p+i वो उस मीडियम के थ्रू हम लोग स्टोर करते जाएंगे कि हम लोग अपना एक लूप चलाएंगे और हमको इस केस में p क्या कर रहा है, तुम्हारा मल्टीपल ब्लॉक जो एलोकेट होगा कि हम मान लो मैलॉक के थ्रू हम लोग मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट करवा दिए, ये एक मान लो इतना ब्लॉक है, एक इतना का, ये 4 ब्लॉक है, चार ब्लॉक है, या ये 5 ब्लॉक है, ये 5 ब्लॉक को हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एलोकेट करवा दिए। अब हम चाह रहे हर में एक डाटा स्टोर करना, तो इस केस में पी क्या करेगा, तुम्हारा इस अति का तुम्हारा मैलॉक इस बिगिनिंग वाला ब्लॉक का एड्रेस को रिटर्न कर देगा। तुम्हारा मैलॉक क्या करेगा, अगर तुम मैलॉक के थ्रू से या कैलॉक के थ्रू तुम मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट करवा रहे हो, उस केस में क्या करेगा तुम्हारा अति मैलॉक या कैलॉक फंक्शन तुम्हारा जो फर्स्ट ब्लॉक होगा या स्टार्टिंग ब्लॉक होगा उसका एड्रेस को ये कैरी करेगा। तो अब तो हमको स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस कैरी कर दिया और हमको पता है ब्लॉक हमको ब्लॉक ये डायरेक्टली क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ p+i का हम लॉजिक लगा करके हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। p+i हमको पता है कि हम लोग p के थ्रू हम लोग इंक्रीमेंट करके तुम्हें स्टोर करते जाओ, अपना p के अंदर का एड्रेस को इंक्रीमेंट करते जाओ और उसको स्टोर करते जाओ। क्लियर हुआ? प्रिया? यस हाँ, तो ये हुआ। अब इसमें था तो बोले कैलॉक में क्या करता है, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा सब। कैलॉक में क्या करता है, कैलॉक में सारा कुछ यही है, कैलॉक का हमारा सिंटैक्स भी यही चीज होता है जो हमारा मैलॉक का था। सिर्फ कैलॉक में क्या होता है, हम कैलॉक में हम क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग वही चीज है कि इसके बैक में हम बताते हैं कि किस टाइप का हमको रिटर्न करवाना है, जैसे इंट स्टार है कि हमको इंटीजर टाइप का पॉइंटर कैलॉक दिए। इसमें हमारा सिर्फ इसके अंदर पैरामीटर क्या होता था, मैलॉक में सिंगल पैरामीटर लेता था कि सिर्फ साइज ऑफ इंट, ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला हमको एंड, जो एंड यानी हमको बताना पड़ेगा कि हमको कितना क्रिएट करना है, 1 क्रिएट करना है, 2 क्रिएट करना है, 4 क्रिएट करना है। जैसे 1 क्रिएट करना है तो हम यहाँ एंड की जगह पे 1 बताएंगे, 1 कॉमा फिर साइज ऑफ इंट। तो ये एक अंतर है कि हमको मैलॉक क्या कर रहा था, हमको एक ही अति पैरामीटर ले रहा था अंदर में, और ये 2 पैरामीटर लेगा, एक लेगा कि कितना आपको ब्लॉक क्रिएट करना है और दूसरा कि आपको उसका प्रत्येक ब्लॉक का साइज क्या होगा। तो प्रत्येक ब्लॉक का साइज इंटीजर होगा और 1 ब्लॉक क्रिएट करना है हमको, एक नहीं हमको 2 ब्लॉक क्रिएट करना है, हम यहाँ पे 4 ब्लॉक क्रिएट करना है, हम 4 दिए, ये किए। क्लियर हुआ ये? यस सर। हाँ, ये था। अब हमारा ये तो दो हो गया, ये दो हमारा हो गया। अब होता है हमारा तीसरा था रीअलॉक। रीअलॉक का क्या है कि रीअलॉक कैसे वर्क करेगा, तो रीअलॉक फंक्शन का देखो क्या होता है, मैलॉक का देखो यही है, कास्ट टाइप हमको कि हमको जो अपना जो ब्लॉक क्रिएट होगा वो ब्लॉक किस टाइप का चाहिए, हमको किस टाइप का ब्लॉक चाहिए। मैलॉक और बाइट साइज वही मतलब बाइट साइज इंस्टेंस कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ इंट लेकर के क्या कर रहे हैं, हम बाइट क्लियर कर रहे हैं कि मेरा जो ब्लॉक क्रिएट होगा उस ब्लॉक का बाइट कितने बाइट का ब्लॉक होगा। तो इंटीजर बताए तो हमको पता है इंटीजर का 4 बाइट होगा, तो 4 बाइट का ब्लॉक होगा। फ्लोट बताएंगे तो फ्लोट का हमको पता है कि फ्लोट का भी 4 होता है, डबल का 8 होता है, 8 बाइट का ब्लॉक होगा। तो ये ब्लॉक का हम बाइट बताते हैं। कैलॉक भी देखो वही था, कास्ट टाइप था, सिर्फ यहाँ हमको नंबर बताना पड़ता है, नंबर हमको। तीसरा अब हमको रीअलॉक है कि if memory is not sufficient for malloc and calloc, we can reallocate the memory by realloc. In short, it change the memory size. ये क्या करेगा, हमारा मेमोरी साइज को चेंज कर देगा, हमारा इसको चेंज कर देगा कि और इसका सिंटेक्स क्या है, रीअलॉक पीटीआर, यानी रीअलॉक के साथ हमको बताना पड़ेगा उस पॉइंटर का जिसमें हम मेमोरी एलोकेट करवाए। रीअलॉक का सिंटेक्स क्या है, रीअलॉक फंक्शन का हमको सिंटेक्स क्या है, हम रीअलॉक लिखे, उसके बाद वो पॉइंटर बताए, जैसे मान लो यहाँ पे हम पी में अपना हम डाटा हम यहाँ पे
पी में हम मेमोरी एलोकेट करवाए हैं, तो हम यहाँ पे पी देंगे, यानी हमको उस पॉइंटर का नाम बताना पड़ेगा। फर्स्ट पैरामीटर के रूप में हमको उस पॉइंटर का नाम बताना पड़ेगा जिस पॉइंटर में हम क्या किए, अपना मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। ये पहला ये हुआ। और दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, नया साइज बताना पड़ेगा। हमको नया साइज बताना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी हमारा साइज था कि अभी हमारा साइज क्या है, जैसे हमें अभी हमारा साइज मान लो 4 बाइट है, हम चाह रहे हैं 4 बाइट से 8 बाइट हो जाए, 8 बाइट हम कर दिए, तो ये हो जाएगा 8 बाइट का हो गया तुम्हारा। या नंबर तुम बताओगे कि अभी जैसे तुम एक अथी किए हो, हम दो हमको लेना है, तो 2 लेना है, तो तुम ऐसे बता दो साइज ऑफ 2 इंटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ। तो अब ये क्या करेगा, अभी हम क्या किए हुए थे, सिंगल ब्लॉक एलोकेट करवाए थे हम, सिंगल ब्लॉक इंटीजर टाइप का एक सिंगल ब्लॉक। अब ये क्या किया करेगा, इस पी में 2 ब्लॉक को रीएलोकेट करवा देगा, हमारा 2 ब्लॉक को रीएलोकेट करवा देगा। देखो इसको देखते हैं यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे मैसेज दिए printf and printf enter number of elements। नंबर ऑफ एलिमेंट हम पूछे कि यूजर से हम पूछ रहे हैं, अभी हम मेमोरी एलोकेट कहीं नहीं करवाए, देखो कहीं हम करवाए हैं कुछ नहीं, एक एन करवाए हैं, जो एन हमारा ये है, लेकिन हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए कहीं मेमोरी एलोकेट नहीं करवाए। हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको बताइए कितना एलिमेंट को इंसर्ट करना है। स्कैनफ किए, हम स्कैनफ किए, परसेंट दी दिए, और इसमें एड्रेस ऑफ एन कर दिए, एड्रेस ऑफ एन कर दिए, हमारा एन इंटू अब ये हो गया। इसको देखो सेव किए, और यहाँ पे एक क्या करते हैं, ठीक है चलो कोई भी नहीं, क्या आया, अच्छा 2 में 2 कैलॉक हम यहाँ यूज किए हुए, तो हमको एन कॉमा है, एन कॉमा साइज ऑफ इंट है। देखो हमको ये कंपाइल किए, रन किए, हमको पूछा कितना एलिमेंट आपको देना है, देखो 5 दिए, मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट। ये 5 एलिमेंट के लिए क्या किया, एक मेमोरी एलोकेट करवा दिया। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। हमारा ये क्या किया, 5 ब्लॉक के लिए एलिमेंट थे। हम देखो कहीं पे 5 वेरिएबल लिए, 5 वेरिएबल कहीं नहीं लिया, लेकिन ये मेरे लिए 5 एलिमेंट ये कर दे रहा है, हमको 5 ब्लॉक क्रिएट कर दे रहा है। ऐसे मान लो हम देखो अब 10 दिए, देखो मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड। हम कहीं 10 वेरिएबल नहीं लिए, हम 10 वेरिएबल कहीं लिए नहीं लिए, लेकिन हम जो भी दे रहे हैं उतना मेमोरी एलोकेट कर दे रहा है। यही तो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्लियर हुआ ये? इसी में अब रीअलॉक था कि अभी देखो हमको यहाँ पे है कि हमको अब पूछेंगे, ये चीज हमको होगा प्रिंटफ हमको इंटर न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट। हम मान लो एक बार इंसर्ट करवा दिए, उसके बाद हमको चाहिए कि नहीं और हमको चाहिए डाटा, तो हम एक मैसेज यहाँ दे दिए कि हमको न्यू नंबर, आप बताइए कि आपको नया नंबर क्या है। स्कैनफ के थ्रू हम मान लो इसके एन में ही हम फिर से ले लिए, हम एन में ही फिर से ले लिए, एन में ही हम फिर से ले लिए। और हम क्या किए अपना, अब रीअलॉक को हम यूज कर रहे हैं, रीअलॉक को हम लोग यूज किए, रीअलॉक क्या कि एक और हम पॉइंटर ले लेते हैं क्यू नाम का, स्टार क्यू नाम का, जो हमको क्या करेगा, रीअलॉक को जो रिटर्न करेगा उसको स्टोर करेगा। तो स्टार क्यू इक्वल टू रीअलॉक, और रीअलॉक में हमको, रीअलॉक में पहला क्या था पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर क्या था हमारे रीअलॉक के अंदर, कि हमको बताना पड़ता था वो पॉइंटर का नाम जिस पॉइंटर में हम अपना मेमोरी एलोकेट करवाए। तो हम पी में करवाए हैं तो पी बताए, और हमको नया साइज बताना पड़ रहा है, तो नया साइज हम बोल दिए क्या, एन ही हो जाएगा, एन का, कि एन जो भी आएगा एन वो नया साइज हो जाएगा। या इसको ऐसे बताओ, एन इंटू साइज ऑफ इंट, इंटीजर टाइप का तुम किए, हम एन इंटू साइज ऑफ इंट ये किए। तुमको पता है कि ये भी फंक्शन क्या करेगा, अगर फेल करता है तो ये भी नल रिटर्न करेगा। तो हम इसके बाद भी कंडीशन चेक करते हैं, हम इसके बाद भी कंडीशन चेक कर रहे हैं। देखो अगर पी क्यू नल है,
क्यू अगर नल है तो मेमोरी कैन नॉट एलोकेटेड, और नहीं मेमोरी सक्सेसफुली रीएलोकेटेड। कि हम मेमोरी वहां एलोकेटेड की है, मेमोरी सक्सेसफुली रीएलोकेटेड। देखो कंपाइल कर रहे हैं, कहाँ दिया लाइन नंबर 16 में, क्या दे रहा है इधर, लाइन नंबर 16 में। ओके वेट, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ क्यू होता है, स्टार क्यू। ये जो हम लेते हैं यहाँ, तो हम सिर्फ क्यू लेते हैं क्योंकि हमको एड्रेस है। स्टार क्यू का हमको पता है कि एड्रेस, स्टार क्यू मतलब वैल्यू, हम वैल्यू नहीं है एड्रेस स्टोर करें, इसलिए हम सिर्फ क्यू ले रहे हैं, स्टार के साथ नहीं लेते हैं। कंपाइल किए, देखो रन होगी, रन किए, ये बोला हमको बताइए साइज, हम बोले कि हमको 3 चाहिए, मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड। इसके बाद ये देखो क्या दिया, इंटर नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट, हमको अब बोले कि नहीं हमको 3 नहीं हमको 5 चाहिए, मेमोरी सक्सेसफुली रीएलोकेटेड हुआ। ये हो रहा है, हाँ, ये देख रहे हो काम कर रहा है तुमको, सारा कुछ काम कर रहा है। अब तुमको थोड़ा सा बेटर इसका दिखाएं, तब हम फ्री फंक्शन का बताएंगे और लास्ट में हम छोड़ देंगे। टेंशन मत लो, क्वेश्चन इस पे देंगे। यही है कि क्वेश्चन करके आओ तो समझोगे ज्यादा बेटर। जहां हम समय नहीं मांगते, 2 दिन में हम 4 क्वेश्चन दिए थे, वो भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। 2 दिन में हम 4 क्वेश्चन दिए थे, वो भी नहीं कर पा रहे हो। अब तुम ही लोग तो बताओ क्या किया जाए। चलो दिखाते हैं, एक बहुत मजेदार इसका दिखाते हैं। देखो इसका वेट एक मिनट, जस्ट हम तुमको दिखा रहे हैं, इसका बहुत मजेदार कंटेंट तुमको दिखाते हैं। ये देखो कि अभी तक तो तुमको लग रहा था, अब देखो यहाँ क्या है, हम क्या किए हुए हैं। अभी तक हमको पता था कि हम एरे में क्या करते थे, अगर हम एक एलिमेंट हम बता दिए तो हम एक ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा होता था ना, हम अगर एरे का साइज, लेकिन क्या हम एक पॉइंटर के हेल्प से, क्या हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के हेल्प से अपने पॉइंट एरे को डायनेमिक बना सकते हैं कि हमको जितना एलिमेंट स्टोर करना है उतना? तो हाँ कर सकते हैं। कैसे, देखो हम क्या किए, हैज इंक्लूड स्टीरियो वही है। हम अपना एक एरे लिए, और एरे का ध्यान से देखो, एरे का हम साइज क्या लिए, 1 है, यानी ये क्या करेगा, एक ही एलिमेंट को स्टोर करेगा। ये हम जस्ट पहले बताए थे कि हम डिफॉल्ट एक लेना है, क्योंकि हमको एरे लेना है, हम डिफॉल्ट एरे का 1 लिए, आई लिए, जे लिए, एल लिए है, और एक स्टार पीटीआर नाम का पॉइंटर लिए, और एक काउंट नाम का लिए जिसको हमको 0 से इंक्रीमेंट किए। उसके बाद हम यूजर से पूछे कि आप बताइए कि आपको कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट करना है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट करना है। यूजर जो बताया एंड में हम स्टोर किए, और यही मैलॉक का देखो चलाए, इंट स्टार मैलॉक एंड इनटू साइज ऑफ इंट, जो भी चेक किए कि अगर पीटीआर नल है तो मेमोरी लिख दीजिए कैन नॉट एलोकेटेड, और नहीं तो आप बोलिए, आप क्या करिए, एक लूप चलाइए। हम अभी क्योंकि हमको पता है कि अगर मेमोरी एलोकेट हो गया तब तो हमको उसमें डाटा स्टोर करना है, मेमोरी एलोकेट हो गया तब तो हमको उसमें डाटा स्टोर करना है। तो हमको लूप चलाए कहां से, 0 से लेकर एन तक और i++, और अब बोले कि आप वैल्यू इंसर्ट करते जाइए, आप वैल्यू इंसर्ट करते जाइए, हम लेते जा रहे हैं। और स्कैन के थ्रू हम क्या किए, एरर ऑफ काउंट में, काउंट हम एक क्यों चला रहे हैं, एक्चुअली काउंट इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये आई हमको क्या कर रहा है, आई हम आई के पास हमारा ये नहीं है कि हम कितना टाइम चलेगा, कितना मिनट, इसलिए हम एक और वेरिएबल ले लिए काउंट को, जिसको हम क्या करें, हर बार इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। हम हर बार काउंट को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, इसको हर बार इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं कि हाँ हमारा इतना चीज चलेगा, जो भी है ये किए। और लास्ट में देखो जे को फिर हम प्रिंट कर रहे हैं, जो भी। अब देखो ये इसका मजेदार खेल, याद है कि हम क्या किए हुए, एक ही ब्लॉक लिए हुए, तो ये तो एक ही एलिमेंट को स्टोर करना चाहिए, लेकिन देखो हम इसमें 6 एलिमेंट को स्टोर करेंगे, और ये लेगा 6 एलिमेंट को स्टोर किए, बोला एंटर वैल्यू 0, 7 पहला दिया, दूसरा 1, तीसरा 9, 2 ले रहा है, देखो 5, 8, देखो ये सारे को प्रिंट कर दिया, 7, 1, 9, 2, 9, 6,
ओके, कहीं फॉल्ट हुआ, क्योंकि ये 6 ही एलिमेंट को स्टोर करना चाहिए था, ये 6 से ज्यादा ले रहा है, 6 से ज्यादा जा रहा है इसका। ओके, यहाँ तक तो छोड़ो, 6 तक हम देखते हैं, 7 1 9 2 5 और 8 5 तक, यहाँ तक तो ये जा रहा है। जैसे जैसे हम स्टोर किए, वो हमारा जितना हम लोग स्टोर किए उतना एलिमेंट ये ले रहा है, दिख रहा है? यस सर, एक्स्ट्रा भी हाँ, हम क्लियर करना चाह रहे हैं तुम लोग का डाउट को, कि अगर एक नॉर्मल एरे होता है तो नॉर्मल एरे में हम क्या होता है, क्योंकि तुम लोग तो कभी चेक किए होगे नहीं ये चीज। एक मिनट, ओके चलो हम कहीं से कोई एरे उठाते हैं, क्योंकि हमको टाइप नहीं करना है अभी, इसलिए ये देखो, यहाँ से हम जस्ट इसको कॉपी कर रहे हैं, इतना पार्ट हमारा क्या है, एरे में इंसर्ट करने का। लिखते तो अभी हमको समय जाता, इसलिए हम ये इसको हम पेस्ट किए, इस एरे का साइज हम 2 कर दिए, कि हमको 2 ही एलिमेंट को, ये देखो बिना डायनेमिक मेमोरी लोकेशन बिना यूज किए हम एरे को प्रिंट कर रहे थे, क्या हो रहा है। और यहां से हम फिर इसको इतने को उठाए, ये हमारा एरे प्रिंटिंग का है, वो एरे इंसर्शन का था, प्रिंटिंग का था। अब हमारा यहाँ पे एरे का साइज क्या है, 2 है, यानी हमको ये 2 एलिमेंट ही इंसर्ट करेगा। देखो इसको सेव कर रहे हैं, static.c, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है नीचे छूटा हुआ, कंपाइल किए, कंपाइल हो गया, रन किए, देखो ये बताया साइज, हमको एरे का हम साइज 3 दिए हैं, 2 दिए हुए हैं, लेकिन हम इसमें 5 एलिमेंट स्टोर करते हैं, क्या होता है देखो, 7 1 9 2 4, देखो क्या किया, 2 दिए थे तो 0 से 3 एलिमेंट को तो ये स्टोर कर दिया, लेकिन उसके बाद का क्या किया, ये कुछ कुछ ले लिया, उसके बाद के एलिमेंट को स्टोर किया नहीं किया, 3 को तो स्टोर कर दिया 0 1 2, और बाद के एलिमेंट को देखो कहाँ ले गया, मेरा क्या था एलिमेंट क्या इंसर्टेड था 7 1 9 2 4, तो ये स्टोर क्या किया 7 1 9 को तो स्टोर कर दिया, क्योंकि हमको 0 से लेकर 0 1 2 है, तो इतना तक तो स्टोर कर दिया, और इसके बाद 2 और 4 को गायब कर दिया, ये 3 और ये क्या किया, कहीं से गार्बेज वैल्यू उठा करके ले आया, कहीं और का वैल्यू उठा करके ले आया। तो क्लियर हो रहा है ये, और हम वहां पे क्या देखे, हम लोग जो भी एलोकेट कर रहे थे ये हो रहा था। तो यही था कि हम लोग अभी तक एरे को स्टैटिक रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरे को डायनेमिक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेमोरी एलोकेट कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ ये? हेलो, एक बार फिर से। एक्चुअली ये एग्जांपल जो हम दिखा रहे थे अभी, ये दिखा रहे थे कि अगर एक एरे को हम बिना नॉर्मली हम वर्क करते हैं, और एरे का हम क्या किए, एरे को हम नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, और एरे का हम नॉर्मल साइज का दे रहे हैं 4, 2 दिए, हम अभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल एक एरे की बात करेंगे जो हम लोग अभी तक नॉर्मल लेते थे। उस केस में अगर हम एरे 2 एलिमेंट का एरे ले रहे हैं और उसमें 4 एलिमेंट हम स्टोर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम एरे 2 एलिमेंट का एरे लिए और इसमें हम 4 एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, 7 9 2 5, देखो ये 7 9 2 को तो स्टोर कर दिया, लेकिन लास्ट का 5 कहाँ गया, कहीं नहीं, ये 3 कहाँ से आ गया, हम तो 3 स्टोर ही नहीं किए, 3 कहाँ से आ गया, तो गार्बेज हो गया ये, हम तो स्टोर किए, हम यूजर इनपुट किया 7 9 2 5, और ये आ क्या रहा है मेरा वैल्यू 7 9 2 3, 7 9 2 तो स्टोर कर दिया 3 एलिमेंट को, चौथा एलिमेंट कहाँ गया, यानी चौथा एलिमेंट नहीं है स्टोर किया, क्योंकि वो मेमोरी ही नहीं एलोकेट हुआ, मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ, तुम एरे लिए हुए थे दो एलिमेंट का, 2 एलिमेंट का एरे लिए थे, तो तुम 2 एलिमेंट को तो स्टोर कर दिया, 3 एलिमेंट को चलो कैसे भी स्टोर कर दिया, तीसरे एलिमेंट को भी ये क्या कर रहा है, कैसे कैसे स्टोर कर दे रहा है तीसरे एलिमेंट को, लेकिन 6 लिए थे, मतलब इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 6 तो उसमें 6 लेते हैं,
6 लेते हैं क्या होता है, 5 कर दिया था। देखते हैं देखो क्या हो रहा है। अरे वो एक्चुअली ये इसका ये क्या कर रहा है हमारा कंपाइलर, ये ऐसे कर रहा है तुम्हारा, क्योंकि कंपाइलर का वो ऐसे खेल है, कंपाइलर इसको क्या कर रहा है 4 या 5, तब भी तो 3 ही जा रहा है तुम्हारे को, 7 2 2 ही गया, 3 नहीं 2 ही गया, 7 और 2। देखो ये एक्चुअली कर क्या रहा है, कर क्या रहा है बताते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, 2 एलिमेंट को तो तुम्हारा ले रहा है, और तीसरा एलिमेंट 8 और 3 क्या कर रहा है, कहीं और जो पहले वाला स्टोर होगा ना डेटा, पहले का डेटा जो स्टोर होगा कहीं और का, वो उठा के ले आया मेमोरी में, कहीं पे डेटा पहले से स्टोर होगा, क्योंकि वो मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है और तुम उसको प्रिंट कर रहे हो। 7 और 2 तो तुम्हारा सही से ही दिया, और बाकी का देखो कहाँ गया, देखो ये गार्बेज भी दे दिया है 1 2 6 5 3 4 6। तो ये और यही बताना चाह रहे थे कि जब हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की यूज नहीं करते थे, तो हमारा क्या होता था, हम अगर 2 ब्लॉक क्रिएट किए तो हम 2 ही गति कर सकते थे, क्योंकि मेरा मेमोरी उतने ही के लिए हम एलोकेट किए हुए थे। हम अगर दो एलिमेंट का एरे लिए कि एरे का साइज हम 2 बताए, तो हम 2 ही गति कर सकते थे, क्योंकि मेरा एरे क्या करता था, हम 2 ही एलिमेंट के लिए एरे ब्लॉक क्रिएट किए हुए थे। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ये काम हम नहीं है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम कितना भी एलोकेट करवा सकते हैं, क्योंकि वो तो हम रन टाइम में बता रहे हैं ना। अब जैसे हमको यहाँ 6 इंसर्ट करना है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता, हम जब ये बताते यूजर को कि हमको 6 डाटा इनपुट करना है, तो वो क्या करता हमारे लिए 6 ब्लॉक 6 एलिमेंट का आती है, 6 इंटीजर के साइज का एक ब्लॉक हमको क्रिएट कर देता, कि जहां पे हम 6 इंटीजर को स्टोर कर सके, वैसा एक ब्लॉक क्रिएट करके देता। नेक्स्ट टाइम हम रन करते, हम बोलते कि हमको 10 करना है, तो 10 एलोकेट करके दे देता, 10 एलिमेंट का। तो वहां क्या हो रहा है, हमको पहले से डिक्लेयर करना नहीं पड़ रहा है कि आपको कितना अति करना है, हम रन कर रहे हैं, और रन करने के समय में हमको जितना एलिमेंट स्टोर करना है उतना एलिमेंट हम बता रहे हैं, और हमारे इनपुट के आधार पे मेमोरी एलोकेट हो रहा है। हमको पहले से मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, इनपुट के आधार पे एलोकेट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक फायदा तो ये हो रहा है कि हम तो जब मन किया हम तब जितना सी साइज का क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक बार मान लो हम 10 एलिमेंट स्टोर करना है, 10 दिए तो 10 का एलोकेट हुआ, दूसरा बार 5 देना है, 5 का किए 5 हुआ, तीसरा बार 15 किए 15 हुआ। तो जितना बार जितना किए उतना होते गया, उतना बार उतना होते गया। तो इस एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि हमको अब ये नहीं डिपेंड नहीं होना पड़ा हमको, सॉरी, दूसरा फायदा ये हुआ कि इसके मेमोरी एलोकेट कर देंगे, और मतलब जो स्टोर करना रहेगा वही मतलब एक्स्ट्रा स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोर हो ही नहीं रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है। ये तुम्हारा 2 ही तो स्टोर हो रहा है, बाकी सब तो गार्बेज वैल्यू है, ये सब तो गार्बेज है। ये इतना जो है नहीं, वो गार्बेज वैल्यू लाके दे रहा है। अगर तो तुम्हारा इसका यूज क्या है, मतलब क्या एक्चुअली वो स्टोर कहाँ कर रहा है, स्टोर तो तुम्हारे 2 ही डाटा को स्टोर कर रहा है। ये देखो हर यूज कैसे, किसका, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। किसका यूज पूछ रहे हो, यही तो है यूज डायनेमिक मेमोरी का। इतना देर से क्या बता रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज क्या है कि हम लोग मतलब स्टोर मतलब कि नहीं हो पा रहा ना होगा। ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है जी, ये तो नॉर्मल बता रहे थे। ये नॉर्मल हम जब अगर बिना डायनेमिक, इसमें कहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इस प्रोग्राम में कहीं यूज हुआ है, इसमें इस केस में कहा हुआ, हम बताए थे कि अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं रहता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। इसमें कहा कहीं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला प्रोग्राम तो ये था, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में देखो हम क्या कर रहे हैं, सेम काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। एरे का साइज हम 2 ले रहे हैं, हम एरे का साइज 2 ले रहे हैं। हम यहाँ पे एरे का साइज था 2, यहाँ भी एरे का साइज हम 2 ले रहे हैं। और कर क्या रहे हम, इसमें हम देखो 4 एलिमेंट को स्टोर करेगा, और चारों को देखना ये प्रिंट करेगा। ये 1 मिनट वेट करो, देखो हम ये इसको आई ही लेके चलो, हमको लगता है ये प्रॉब्लम कुछ कर रहा है। ओके देखो
हम इसमें क्या किए, कंपाइल किए इसको, और इसमें हम दो एलिमेंट का हमारा ब्लॉक है, एड है, हम इसमें 4 स्टोर कर रहे हैं। हम इसमें देखो 4 स्टोर कर रहे हैं, 4 दिए, हम बोला 4, हमको बोला पहला वैल्यू डालिए 7, दूसरा वैल्यू 1, तीसरा वैल्यू 4, चौथा वैल्यू 8। देखो चारों प्रिंट करके दिया, चारों प्रिंट कर दिया। अब इस दो, अब इस दोनों एलिमेंट, इस दोनों ऐड को तुम ये कर लो, इस दोनों को देखो, ये 7148 है। अब हम इसको स्टैटिक वाले में भी ये काम करके देते हैं, सेम काम हम स्टैटिक में कर रहे हैं। देखो हम जस्ट ये समझाना चाह रहे हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर क्या। यहाँ भी हम देखो 4 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, और कौन कौन इन एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, जो यहाँ हम स्टोर किए हुए हैं 7148। देखो यहाँ भी 7148 दे रहे हैं, 7148। देखो यहाँ क्या दिया 7143, मतलब 2 तो ले लिया सही सही, तीसरा ले रहा है, कभी कभी नहीं ले रहा। तो ये दोनों, इस दोनों आउटपुट को तुम कंपेयर कर लो। मेरा पहला आउटपुट ये है यहाँ पे, और एक आउटपुट हम दूसरा, ये मेरा दूसरा आउटपुट ये है। देखो यहाँ पे दोनों आउटपुट को तुम कंपेयर करो, देखो दोनों में 7148 स्टोर हुआ दे रहे हैं। दोनों हम अथी में, ये हमारा स्टैटिक है, ये डायनेमिक है। स्टैटिक में भी हम 7148 दिए, और डायनेमिक में भी 7148 दिए। स्टैटिक में क्या स्टोर हुआ, 7143 कुछ भी स्टोर हो गया, और इसमें हमारा सही सही 7148 स्टोर हो गया। देख रहे हो अंतर पता चला? मैत्री कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. अर्पिता, अर्पिता, हेलो। कि प्री फंक्शन का क्या यूज है कि मेमोरी एलोकेटेड बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज malloc and calloc, did not get free itself even after execution of program completes। अब कहा कि जो भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट होता है वो ऑटोमेटिक फ्री नहीं होता है, तुम्हारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री इज यूज्ड टू फ्री द मेमोरी एलोकेटेड बाय, एक मिनट जस्ट रुकना। ओके, क्या कि फ्री इज यूज्ड टू फ्री द मेमोरी एलोकेटेड बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कि हमको क्या करते हैं, फ्री फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं डायनेमिक मेमोरी को फ्री करने के लिए। दिस फंक्शन मेक द मेमोरी फ्री एंड रिटर्न इट्स हीप टू फ्यूचर यूज। बोला ये फंक्शन क्या करता है, हमारी मेमोरी को फ्री कर देगा और इसको क्या करेगा, हीप को रिटर्न कर देगा फ्यूचर यूज के लिए। इसका सिंटैक्स क्या है, फ्री और ब्रैकेट में आर्गुमेंट। तो हियर आर्गुमेंट इज पॉइंटर पॉइंटिंग टू डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर, वो पॉइंटर डालेंगे जो पॉइंटर हमको एलोकेट कर रहा है। जैसे इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम की हम बात करें, कहाँ गया, देखो ये डायनेमिक, इसमें देखो क्या किया हुआ है, लास्ट में ये फ्री नहीं किया हुआ है। हम इसमें सारा कुछ कर लिए, एरे को प्रिंट कर लिए। अब एरे को हम लास्ट में क्या करेंगे, हम अपना मेन को बंद करने से पहले फ्री कर देंगे, फ्री। और कौन सा फंक्शन में हम मेमोरी एलोकेट करवाए हैं, पीटीआर में, फ्री पीटीआर, ये फ्री पीटीआर। तो हम अपना अति को, मेमोरी को फ्री कर दिए। हम क्या किए, मेमोरी एलोकेट करवाए, अपना मेमोरी जो भी था हमको जितना जरूरी था उतना मेमोरी एलोकेट करवाए। उस मेमोरी पे वर्क किए, कुछ एलोकेशन के बाद हम कुछ वर्क किए, जैसे यूजर से एरे का इनपुट लिए, प्रिंट किए, और लास्ट में जब सारा ऑपरेशन हो गया, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम हम मेमोरी को फ्री कर दिए कि अब जाइए आप फ्री हो गए, मेरा काम हो गया, आपको हम फ्री कर रहे हैं, हम आपको फ्री कर रहे हैं। तो रियल लाइफ में कहे कि अगर मान लो हमारे घर में कोई काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिस्त्री को लाए, मान लो घर बनना है, मिस्त्री को लाए, वो उसको हम उससे काम करवाए, और इवनिंग में क्या करते हैं, हम उसको फ्री कर देते हैं, पैसा दे करके फ्री कर देते हैं कि आप जाइए, अब आप फ्री हैं। दैट इज सेम काम हम यहाँ किए। हमको चाहिए था अपना ऑपरेशन करवाने के लिए मेमोरी चाहिए था, वो मेमोरी हमको डायनेमिकली चाहिए था। हम डायनेमिकली अपना मेमोरी एलोकेट करवाए, जो भी हमको उस मेमोरी पे काम करना था, जो भी ऑपरेशन करवाना था वो करवाए, और लास्ट में मेमोरी को हम फ्री कर दिए। क्लियर हुआ ये?
हेलो, Yes, sir. हाँ तो और क्या है, अब 1 मिनट रुको तुम लोग, हमको पता है कि तुम लोग को प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये कर देते हैं तुम लोग, ताकि यहाँ से देख करके भी समझ सको, सारा कुछ है। 1 मिनट रुको, जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो इसका, तो हमको पता है कि बाद में तुम लोग फिर कहोगे सर प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम ये दे दिए हैं कि तुम यहाँ से देख करके समझ सको। देखो यहाँ क्या है, जस्ट हम ये एक सिंपल प्रोग्राम है, इंक्लूड स्टूडियो स्टिल बता दिया, एक स्टार पी नाम का लिए पॉइंटर एंड मैसेज दिए कि आपको कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट करना है, जितना यूजर इनपुट बताया स्कैनफ के थ्रू स्कैन किए, उतना साइज, उतना हम क्या किए, पीटीआर इंट कैलॉग एंड साइज ऑफ इंट, और उसके बाद कंडीशन चेक किए कि मेमोरी आपका एलोकेट, और लास्ट में मेमोरी को हम क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। अभी इसमें हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, यहीं पे हम क्या करेंगे, हमको कोई ऑपरेशन करना रहेगा, इल्स का ये मैसेज मिटा करके, और यहीं पे हम ऑपरेशन कर लेंगे। अगर जैसे मान लो हम तुमको दे दे कि तुमको सम करना है, तुमको सम करना है, तो तुम 2 मेमोरी एलोकेट करवाओगे, और दोनों मेमोरी पे क्या करोगे, ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन करके लास्ट में दोनों मेमोरी को फ्री कर दोगे। क्लियर हुआ? जैसे हमको दो ब्लॉक हमको चाहिए, 2 ब्लॉक हमको सम करवाना है, तो हम 2 ब्लॉक यहाँ पे एलोकेट करवाए, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम यहाँ पे एलोकेट करवाए, उसको सम किए और उस सम को फ्री कर दिए। जैसे देखो यहाँ हम क्या कर रहे हो, ऐसे करके कर सकते हो। क्लियर है ये? देखो सम करके हम दिखाई देते हैं, सम करके एक प्रोग्राम तुमको क्या करना है, 2 ब्लॉक एलोकेट करवाना है, और चलो ये लंबा चला जाएगा। ओके क्लियर है ये? यहाँ पे यहीं पे हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रिंटफ में मैसेज देंगे, एंटर, तो देखिए देते हैं 2 एलिमेंट्स या इंटर 2 नंबर, हमारा मेमोरी एलोकेट हो गया, उसके बाद इंटर 2 नंबर, स्कैनफ के थ्रू हम क्या किए, इसको रीड किए। यहाँ बोले थे कि हमको यहाँ पॉइंटर का पूरा खेल है, तो हम पॉइंटर इसलिए हम क्या किए, एक को हम पी पे ले रहे हैं, एक को पी में ले रहे हैं, और एक को हम क्या कर रहे हैं, पी प्लस आई पे ले रहे हैं, पी, और एक को पी पे लिए, एक को पी प्लस आई पे लिए, 2 अथी पे लिए और दोनों पे लिए, और इसको देखो यहाँ क्या किए, सम इजकल टू स्टार पी प्लस स्टार पी प्लस आई, ये हुआ, और लास्ट में हम क्या किए, प्रिंटफ सम इजकल टू %d सम की। अब देखो ये 2 नंबर को, जिसमें हमको कहीं कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं करना है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे p प्लस आई लेगा नहीं, p प्लस 1 कर दो, हमको पता है कि 1 के अथी करने पर हम ये कर सकते हैं कुछ, जब p प्लस 1 यहाँ भी हम कर देते हैं। क्या एरर दे रहा है, अरे यार वेट 1 मिनट, आई थिंक, अच्छा ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यहाँ सम तो डिक्लेयर ही नहीं किए हैं, सम हमको डिक्लेयर बताना पड़ेगा ना, सम को, हमको सम को यहाँ हम डिक्लेयर ही नहीं किए थे। फ्री पीटीआर नाम का कोई नहीं है यहाँ, फ्री पी है, क्योंकि यहाँ पी है इसलिए हम क्या करेंगे, फ्री यहाँ पी को करेंगे, पीटीआर को नहीं फ्री करेंगे, पी को फ्री करेंगे। तो ये हो गया होगा का इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, हम बोले हमको 2 चाहिए, इंटर 2 नंबर। देखो अभी ये क्या मांग रहा है, मेमोरी एलोकेट हो गया, तो इसलिए ये 2 नंबर हमसे मांग रहा है, 7 2 दिए, देखो सम दिया निकाल के 9। हेलो, Yes, sir. सम दिया 9 निकाल करके,